आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अभिनव सिंघल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अभिनव सिंघल जी, आप बहुत ही युवा हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी सर। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। जी सर। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे भारत देश में, बीमारियां कई तरह की होती हैं, लेकिन जो हड्डी की बीमारी है वो थोड़ा पकड़ में बहुत विलम्ब से आती है। और जब से ये भाग दौड़ की लाइफ, चाहे वो ट्रैफिक हो या घर का हो, हर आदमी व्यस्त रहता है और कहीं ना कहीं हड्डी को तोड़ बैठता है, नुकसान कर बैठता है। तो आपका मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आज की भागदौड़ की लाइफ में ज़्यादातर टाइम जो है, जो फ्रैक्चर या हड्डी टूटना होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होता है। तो आजकल जब गाड़ियां और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है तो आदमी को अपना गाड़ी चलाते वक्त अपना सावधानी इतनी आजकल रखनी चाहिए कि हर तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सके। अपनी सीट बेल्ट, हेलमेट, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें ताकि अपने शरीर के जो बिल्कुल नाजुक पार्ट हैं उन पे चोट लगने से बचा जा सके। जब भी कहीं पर किसी आदमी को कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई आदमी गिरा पड़ा आपको दिखाई दे, या कोई उसका हाथ या पैर हिल नहीं पा रहा या कुछ है, तो सबसे पहला सीधा किसी को हेल्प के लिए बुलाइए और एक कोई भी लकड़ी या कुछ भी चीज़, स्प्लिंट टाइप की कोई चीज़ मिले, लकड़ी जो कि लकड़ी का फट्टा हो सकता है या कोई हार्ड कार्डबोर्ड भी हो सकता है, उससे उसको स्प्लिंट करके और तुरंत उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाए। तो पेशेंट का पैर या हाथ जिस भी चीज़ में चोट लगी है तुरंत उसको सहायता मिल जाएगी, तुरंत उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर अभिनव सिंघल, चूँकि जो यूट्यूब है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो मैं चाहूँगा इस शुरुआती दौर में थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, आपका परिचय। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव सिंघल है। मैंने अपनी MBBS 2006 से 2011 के बीच में UCMS एंड GTB हॉस्पिटल से करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑर्थोपेडिक्स में KGMC लखनऊ में किया और उसके बाद मैंने 2017 से 19 सोनीपत में भी DNB ऑर्थो करी और 2019 के बाद से मैं अपना प्रैक्टिस में हूँ और 2021 से मेरा अपना ये पर्सनल क्लिनिक है। सर, ये क्लिनिक राकेश मार्ग पे है? ये क्लिनिक राकेश मार्ग पे रॉयल एनफील्ड शोरूम के सामने है। जी जी जी, ऑन रोड ही है ये। राइट। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, देखा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं सर, उनका जो कूल्हे में चोट लग जाता है, जो कूल्हा, या हमने देखा जो एथलीट्स हैं उसमें भी खेल कूद में बहुत चोट लगता है, घुटना बदलना पड़ता है। तो एक आम बोलचाल की भाषा में मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करना चाहूँगा सर कि 21वीं सदी में हम कितना आधुनिक हो गए हैं कूल्हा और घुटने के रिप्लेसमेंट को लेकर सर। तो सर, सबसे पहले जो आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं घुटना संबंधित या कूल्हा संबंधित, या कूल्हे में जो बुजुर्गों में ज़्यादातर चोट आती है, तो ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जो चोटें बुजुर्गों के लगती हैं वो घर में अमूमन फिसल के लगती है, उनका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता। वो घर में फिसल के भी गिर जाते हैं, लेकिन आप यही चीज़ अगर जवान आदमी के हो उसके नहीं टूटेगी हड्डी। तो इसका कारण ये होता है कि हड्डी कमज़ोर होती जाती है ओल्डर एज में जाके, और ख़ास तौर से लेडीज़ में जब माहवारी उनकी अपनी ख़त्म हो जाती है एक उम्र के बाद, 45 से 50 के बाद, तो बॉडी से हार्मोन विड्रॉ हो जाते हैं और उसकी वजह से हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं। तो उस टाइम पे छोटी सी भी चोट, हल्का सा घर में गिरने से ही फ्रैक्चर हो सकता है। और कूल्हे की चोट एक ऐसी चोट है कि जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता, ऑन बेड हो जाता है। हाँ जी, वो ऑन बेड हो जाता है। फिर उसको या तो सर्जरी ही करानी पड़ती है, नहीं तो अगर वो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है तो उसको 2 महीने बेड पे रहना पड़ता है। तो इससे बहुत सारी और दिक्कतें आती हैं जो है। तो अगर हड्डी हम अपनी मजबूत रखें, अपना जो नॉर्मल जो हमारा खाना पीना है, अगर हम उसको अप टू द एट द मोस्ट जितना नेचुरल रख सकते हैं उतना रखें, तो हमारी हड्डियां काफ़ी अच्छी मतलब चलेंगी जो है, जिसमें कि कोई किसी तरह की कमज़ोरी नहीं होगी और फ्रैक्चर के भी चांस कम हो जाते हैं। डॉक्टर अभिनव सिंघल, बहुत अच्छा आपने कहा कि क्यों कमज़ोर होता है, क्यों लोग गिरते हैं। वृद्ध गिरते हैं तो दिक्कत है, युवा गिरता है तो उतनी दिक्कत नहीं है।
कि हम कितना आधुनिक हो पाए हैं। आज की डेट में देखा जाए सबसे ज़्यादा इंडिया जो है हेल्थ के मामले में टूरिज्म में आगे है। जी। तो जैसे कि रिप्लेसमेंट चाहे वो घुटने का हो या यहाँ का हो, बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल आधुनिक है। बिल्कुल ये एक तरह से सुरक्षित और आधुनिक तो है, पर किसी भी पेशेंट का घुटना या कूल्हा बदलने से पहले हमें पेशेंट का प्रोफाइल देखना होता है कि क्या पेशेंट को पहले से कुछ और समस्याएं तो नहीं है, जैसे शुगर की समस्या है, हार्ट की समस्या है, या फेफड़े की समस्या है, या किसी और चीज किडनी की समस्या है। तो पेशेंट की पहले फिटनेस होना बहुत जरूरी है कोई भी सर्जरी के लिए, चाहे घुटना बदलना हो चाहे कूल्हा बदलना हो। अगर पेशेंट इसके लिए फिजिकली फिट है सर्जरी के लिए, तो ही हम उसको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। राइट। दूसरी चीज ये कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट जहां भी कराएं, जितना कोशिश हो सके तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराएं, बिकॉज उनके पास ओटी में सारी चीज फैसिलिटी मौजूद होती है, आईसीयू बैकअप होता है, ओटी उनकी स्टेराइल होती है। छोटे सेंटर्स पे अमूमन ये होता है कि ओटी स्टेराइल नहीं मिलती है, ओटी में सामान की कमी रहती है, आईसीयू बैकअप होता नहीं है, तो वहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से बचे, जो कि एक बहुत मेजर सर्जरी मानी जाती है। सर मतलब लेकिन हमारे भारत देश में और खासतौर गाजियाबाद में सारी व्यवस्थाएं लगभग मौजूद हैं। दो बातें मैं एक और पूछना चाहूँगा। ये कहा जाता है ना कि भाई हड्डी जो है कमज़ोर हो गई है या हड्डी बढ़नी बंद हो गई है, तो कब तक, जैसे कि कहीं मैंने चर्चा हुई थी कि इस उम्र के बाद हड्डी बढ़ती नहीं है। जी। थोड़ा विस्तार पूर्वक, चूंकि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं सर, तो सर लोगों को जानकारी नहीं है सर। जी। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जो उसका स्केलेटल जो ग्रोथ होता है, जो लंबाई उसकी बढ़ती है हड्डी की, वो लगभग 18 साल की उम्र तक लंबाई बढ़ती है। उसमें हड्डी में फाइसिस होती हैं जिससे कि ग्रोथ होती है हड्डी की, और वो 18 की उम्र तक वो लगभग बढ़ती है। जी। उसके बाद जो हड्डी हम बढ़ने का कहते हैं, जो बुजुर्गों में कहते हैं कि जैसे घुटने में हड्डी बढ़ गई या एंकल में हड्डी बढ़ गई, वो एक तरह का कैल्सिफिकेशन होता है जो कि आसपास के मांसपेशियों में होना शुरू होता है। वो हड्डी एक्चुअल में बढ़ती नहीं है, आसपास के मांस में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसको देसी भाषा में हड्डी बढ़ना कह देते हैं। पर नॉर्मली जो हड्डी बढ़ती है वो 18 साल की उम्र तक ही बढ़ती है। 18 साल तक बढ़ती है। जी सर। सर देखा जाता है कि शरीर के बाहर के हिस्से में जो भी बीमारी दिखती है वो दिख जाती है, फीवर होता है दिख जाता है, लेकिन हड्डी रोग बड़ा विलम्ब से दिखाई देता है। तो क्या लक्षण होते हैं अगर हड्डी में कोई बीमारी आ रही है नॉर्मली? तो सबसे पहले शरीर में हड्डी में किसी भी जगह पे कोई भी बीमारी आएगी, आदमी को सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो पेन ही आता है। पेन वो जोड़ के आसपास बता सकता है, जोड़ से ऊपर नीचे, या स्पाइन के आसपास या स्पाइन से नीचे बताएगा। तो जब भी हड्डी की कमजोरी या हड्डी में कोई चोट आई है या कुछ आई है, सबसे पहला सिम्टम आदमी को पेन ही आता है। पेन का हमेशा रूट कॉज फाइंड आउट करना चाहिए। अमूमन पब्लिक की वो रहती है कि हम 1-2 गोली कहीं से लेके खा लें और वो दर्द खत्म हो जाए और बस, तो वो फिर उसके बाद वो नेग्लेक्ट हो जाता है। तो जब तक पेन का रूट कॉज नहीं पता चलता जो है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो अगर वो वैसी दवाई खा लेते हैं तो वो रूट कॉज नहीं पता चलता, तो उसकी वजह से वो नेग्लेक्ट हो जाता है। सर जैसे मान लीजिए जैसे शरीर के अंदर हड्डी में कोई बड़ी बीमारी है जी, तो क्या जैसे कि वो आप उसके बारे में भी आपसे परामर्श लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हड्डी में किसी भी तरह की कौन सी बीमारी पनपती है सर अमूमन? हड्डी और जोड़ों में ज्यादातर जो बीमारियां जो बिना किसी चोट से होती हैं, उसमें एक तो होता है कि हड्डी का कमजोर हो जाना, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरा होता है जॉइंट का मतलब डिजनरेट हो जाना, जॉइंट की जो देसी भाषा में कहते हैं ग्रीस खत्म हो जाना। तो ये एक जोड़ की बहुत कॉमन समस्या है। इसके अलावा जो हड्डी की जो बहुत ही ज्यादा जो उसमें स्थिति खराब हो जाती है कुछ है, तो उसमें ट्यूमर्स या बोन रिलेटेड जो मैलिग्नेंसीज होती हैं वो आ जाती हैं। जी। और तीसरी एक इंडिया में जो काफी कॉमन है, हड्डी की टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यस सर मतलब बोन्स में मोस्ट कॉमनली स्पाइन की टीबी बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा ये देखी जाती है सर। तो
और उसमें टीवी की फिर दवा भी काफी लंबे समय तक चलती है, पेशेंट को काफी बेड रिडन भी रहना पड़ता है। तो सर उसका भी परामर्श डेफिनेट, क्योंकि देखा जाता है कि सर लोग टीवी की इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन जो हड्डी की टीवी होती है जी वो बड़ा विलम्ब से डायग्नोज होती है सर। विलम्ब से डायग्नोज होती है, फिर उसकी दवा भी लंबे समय खानी होती है। हाँ। अगर उसको आप नॉर्मल जो जैसे छाती की टीबी है उसमें 6 महीने खा के बंद कर देंगे तो वो दोबारा आ जाएगी बोन टीबी, और दोबारा आने के बाद वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक भी नहीं होगी, फिर उसमें दूसरी दवाइयाँ चालू करनी पड़ती हैं। तो हड्डी की टीबी जो है सही से डायग्नोज हो जाए और उसके बाद उसकी सही ट्रीटमेंट चल जाए तो ये सबसे बढ़िया। सर एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमूमन मैंने खुद अनुभव किया है, बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिनको पैर की जो होती ना एड़ी होता है सर, उसमें दर्द होता है, तो अमूमन वो दर्द की दवा खाते खाते हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, लेकिन उनका डायग्नोज नहीं हो पाता और वो मौत के मुहूर्त में चले जाते हैं सर। तो सर एड़ी और पंजे पे के आसपास जो दर्द होते हैं उनके अलग अलग कारण हैं। फुट एंड एंकल में सबसे मोस्ट कॉमनली जो एड़ी या उसके आसपास का दर्द है वो तो एक मांसपेशी में सूजन की वजह से कई बार होता है, जिसमें कि कुछ टाइम के लिए सिकाई और कुछ दवाइयां चलती हैं और उसी से ही वो ठीक हो जाता है। जो चीज आप शायद कह रहे हैं कि जिसमें मौत के मुंह वाले जो चीज का डर है, वो मुझे लगता है कि आप शायद डायबिटिक फुट की बात कर रहे हो केवल। जी सर, डायबिटिक फुट में जो है इन्फेक्शन हो जाता है और हड्डी काली पड़ जाती है, पैर काला पड़ जाता है और फिर पैर का एम्पुटेशन करना पड़ता है। और इस तरह के पेशेंट जनरली जो डायबिटीज वाले होते हैं, जिनको 20 साल 25 साल से डायबिटीज है, तो उनको पैरों में सेंसेशन होना बंद हो जाता है और उसी की वजह से जख्म बन जाता है और जख्म ठीक नहीं होता उसका। हड्डी उनका पैर कई बार काला भी पड़ जाता है, नस सूख जाती है, तो फिर उनका पैर का एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। राइट। लेकिन जो आपने अमूमन बताया कि लोग अगर मान लीजिए उनको टीवी है हड्डी वाला, तो वो जितनी जल्दी हो वो डेफिनेटली बिल्कुल हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिले तो वो ठीक हो जाएंगे। सर एक बड़ा सवाल है, हमारे भारत देश में जो पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देखा जाता है। लेकिन सर कुछ बच्चे मैं देखता हूँ वो विकलांगता का जीवन जीते हैं, क्या उनका जो है एक नॉर्मल बच्चों की तरह जीना एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में, क्या उतना आधुनिक हमारा साइंस हो पाया है? सर सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट, कोई भी बच्चा या कोई बच्चा अगर पोलियो से ग्रसित है और उसका कोई हाथ या पैर उसका अपंग है, तो सबसे पहले तो समाज को भी ये सोचना चाहिए और बच्चे को, उसके माता पिता को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चा दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ है, उसके अंदर दिमाग से कोई विकलांगता नहीं है, कोई उसके कमी नहीं है, वो जो चाहे, जो सा एग्जाम चाहे, जो पढ़ाई करना चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। एक शरीर के एक हाथ एक पैर में विकलांगता होने का कारण से आदमी केवल फिजिकली कोई अगर एक्टिविटी करनी है तो उसमें थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लेकिन मेंटली वो पूरी तरह से स्वस्थ है। और मैं आज की डेट में 90% काम तो मेंटली होते हैं। यस। तो ये चीज तो एक दिमाग से निकाली देनी चाहिए कि विकलांगता चाहे पोलियो से आए, चाहे एक्सीडेंट से आए, चाहे किसी भी चीज से आए, तो उससे वो आदमी खत्म हो गया या वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं होता। दूसरी चीज है कि कुछ पोलियो में अगर हाथ या पैर में किसी जोड़ में कोई स्टिफनेस बन गई है, कोई टाइट हो गया, तो उसका भी अब इलाज है, उसका भी जॉइंट हम रिलीज करके उसको हम नॉर्मली चला देते हैं। और आज के आधुनिक समाज में इतने गैजेट्स और इतनी चीजें बन चुकी हैं कि आदमी बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल चल सकता है, बिल्कुल। तो उसको बस बिल्कुल हम ये गर्व से कह सकते हैं कि उसको हम एक नॉर्मल बच्चा बना सकते हैं। बिल्कुल इतना एडवांस हो चुका है। बिल्कुल डेफिनेटली। राइट। अगर किसी का एक हाथ या पैर नहीं भी है तो भी आज की डेट में इतने अच्छे प्रोस्थेटिक्स आ गए हैं कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली चल फिर सकता है। उस कपड़े पहन के आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उसका एक पैर नहीं है बच्चे का, या किसी का कोई एक हाथ की कमी है या कुछ है। तो आज की डेट में विकलांगता से किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आदमी कोई कम है या कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक जनता के लिए थोड़ा सा, चूँकि आपने बहुत सारे चीज़ें लगा रखी हैं, थोड़ा अगर उसको बता दें तो जनता घबराएगी नहीं और आपसे संपर्क कर लेगी। सर ये जो बताएंगे, जो बड़ा वाला है, ये क्या है सर, थोड़ा बताएं सर। ये घुटने का एक मॉडल है। राइट सर। तो ये हमारा घुटने को थोड़ा ऊपर उठा लें सर जी, ऊपर। ये हमारे घुटने को दिखाता है।
और अमूमन मैं इसका इस्तेमाल पेशेंट्स को उनके घुटने से संबंधित कहाँ समस्या आ रही है उसको समझाने में करता हूँ। राइट राइट। तो ये तो घुटने का एक सिंपल प्लेन मॉडल है। और ये वाला जो मॉडल है इसमें घुटने में जो ग्रीस खत्म होती है ये वो दर्शाई गई है। सबसे पहले ये नॉर्मल है, धीरे धीरे ग्रीस कम होना शुरू हुआ, फिर ये और ज्यादा कम हो गया। और जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो जोड़ की सतहों को रिप्लेस कर देते हैं। सर तो इस तरह का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो है जी। अंदर लगता है। जी। और सर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? तो सर देखिए, कोई भी हाथ या पैर के अंदर बोन्स होती है और मांसपेशियां होती हैं। जी। आपके बीच में जो ट्रंक होता है इसमें ऑर्गन्स वगैरह सब होते हैं, लेकिन एक हाथ एक पैर में केवल मसल्स और बोन्स ही होती है। हम जो चेंज करते हैं वो जोड़ की सतह करते हैं केवल। तो जो अमूमन ये कहा जाता है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया फलाने से और फिर वो बैठ गए, फिर वो चले ही नहीं। तो उसका कारण मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उनकी मांसपेशियों में ताकत बहुत कम हो चुकी होती है। तो जनरली जो बेड रिडन हो जाते हैं पेशेंट्स, उनको फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट मत कराओ। जो चलते फिरते जिनकी मांसपेशियों में ताकत है उनके जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करने में रिजल्ट बहुत अच्छा। तो यू आर आल्सो सर्जन ना? यस सर। यस, बहुत बड़ी बात है सर, इतना आप अच्छी तरह बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो भी यूट्यूब देखेंगे तो ये यूट्यूब संभाल के रखेंगे। सर एक चीज़ और, ये पीछे आपने लगा रखा सर, ये स्पाइन का मॉडल है। स्पाइन सर बड़ी लोग ग्रसित हैं सर इस चीज़ से। आज की डेट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जितने बोन एंड जॉइंट्स के पेशेंट हैं उतने ही स्पाइन के पेशेंट्स भी हैं। जी। ये इस 21वीं शताब्दी में आई थिंक स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका बहुत सब लोग बैठ के काम करते हैं सर। तो इसका जो मुझे जो अपने अनुभव से सीखने के समझ करके जो आया वो ये कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, एक हमारा जो खान पान है वो अडल्ट्रेटेड हो चुका है, बस तीसरा जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं वो सब में मिलावट है। तो इसी की वजह से जो स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम है वो बहुत यंग लोगों में आजकल 20, 21, 25 साल के लोगों में शुरू हो गई है। सर तीसरी चीज, एक जो आजकल की यंग जनरेशन है जो कि जिम जाती है या कोई जैसे आजकल वो लोग स्टेरॉइड्स या कोई भी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा एक फैशन सा बन गया है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट डालें कि हमने इतना डेड लिफ्ट किया या हमने इतनी एक्सरसाइज कर ली और हमारी बॉडी ऐसे बन गई है। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि काफी लोगों की जॉइंट्स और बोन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, और खास तौर से स्पाइन पे। डेड लिफ्ट वाले पेशेंट्स तो मैंने इतने सारे देखे हैं जिनको स्पाइन में दर्द हो चुका होता है, और डिस्क एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल गई तो वो वापस कोई भी गोली खा के अंदर नहीं ऑपरेशन ही मतलब वो आगे ही बढ़ सकती है। अगर पेशेंट के सिम्टम कह रहे हैं कि इसमें और कोई इलाज नहीं है तब हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। जी। और अगर उसका थोड़ा बहुत ही सिम्टम रहता है तो दवाइयों और उससे मैनेज हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो रही है वो डीजनरेटिव लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और कोई स्पोर्ट्स इंजरी, इनकी वजह से बहुत कॉमनली आ रहा है। राइट सर, बहुत अच्छी तरह आपने बताया। सर एक बड़ा सवाल है, दिक्कत आने के बाद व्यक्ति आपसे मिले, संपर्क करे, उसका इलाज पक्का है। लेकिन एक दो टिप्स ऐसे दीजिए, जैसे हमारे भारत देश में पहले लोग 80 साल 90 साल तक कोई बीमारी नहीं होती थी, बिल्कुल स्वस्थ होते थे। इसको भी मैंने कभी जैसे बारीकी से सोचा जो है। आज भी मैं जैसे अपने गाजियाबाद में भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कुछ गांव के एरियाज में भी जाता हूँ, गुलावठी गढ़ के आसपास और भी जगह जाके ऑपरेशन करता हूँ। मैंने एक चीज पाई कि जो गांव का व्यक्ति है वो अभी भी खेती कर रहा है, वो मेहनत का काम कर रहा है, और उनके यहाँ पे अभी भी लाइफस्टाइल जो आप देखेंगे वो बिल्कुल साधारण है। और उसका लाइफ स्पैन पेशेंट उस आदमी का वहां पर 90 साल 100 साल है, 110 साल भी है। जी। उनका पानी स्वस्थ है, बिल्कुल जमीन का एकदम बिल्कुल प्योर निकलता है। उनका खाना पीना बिल्कुल स्वस्थ है। तीसरी चीज, किसानी का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो शरीर मजबूत रहता है। सही मजबूत रहता है। तो शरीर जो हम लोग भी एक तरह के एनिमल ही हैं, जो हम लोग आपस में जो हम लोग जो साइंटिफिकली कहते हैं ह्यूमंस आर आल्सो वन काइंड ऑफ एन एनिमल। यस। हमारे पास बस दिमाग है तो हमने ये सब चीज बना ली है। जी। पर लेकिन है तो हम एनिमल ही।
तो जो 1 घंटे का आप शुरू कर लो, पहले उस पे मास्टरी कर लो, उसके आगे की चीज फिर देखी जाएगी। तो हड्डी मजबूत रहेगा तो रोग निरोगी रहेंगे। बिल्कुल लोग हड्डी को मजबूत नहीं करते, चेहरा चमकाते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हड्डी एक जीवित वस्तु है जो शरीर के अंदर मौजूद है। वो ऐसी वो नहीं है कि वो लकड़ी है। तो वो हड्डी मजबूत तब होती है जब उस पर लोड पड़ता है। जब आदमी चलेगा फिरेगा तो ही वो हड्डी मजबूत होगी। अगर आप ये सोचें कि खाली गोली खा के हड्डी मजबूत हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस पर लोड होगा, जब उस पर लोड पड़ेगा, जब आदमी चलेगा फिरेगा तभी वो मजबूत होगी। अभिनव जी, एक अंतिम सवाल और, जो आज के समय में गाजियाबाद हाई राइज सोसाइटी काफ़ी है, विटामिन डी यानी सन जो है हड्डी के लिए कितना प्रभावी है, लोग नहीं लेते। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सनलाइट की कमी से आजकल मैं देख रहा हूँ कि लगभग 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। और उसकी वजह से उनको जगह जगह पेन्स, स्पाइन में पेन, जॉइंट्स में पेन, अलग अलग मांसपेशियों में पेन, ये सारी चीज़ें रह रही हैं। दूसरी चीज़, विटामिन डी की कमी आजकल बच्चों में भी आ रही है। और विटामिन डी का जो एक वेजिटेरियंस के अंदर नॉर्मल जो नेचुरल सोर्स है वो होता है सनलाइट। यस, और सनलाइट में वो कहीं और मिलता नहीं, वो कहीं और किसी खाने की चीज से नहीं मिलता। तो सनलाइट का जो सोर्स है वो आजकल लोग जो है बहुत उसको नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, कोई सनलाइट का एक्सपोजर नहीं लेता। तो सनलाइट एक नेचुरल हमारा विटामिन डी को देने वाला है, जो स्किन की डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी अपने आप पैदा होता है और हड्डी मजबूत होती है। तो अमूमन ये देखा जाता है जो सनलाइट में काम करने वाले मेहनती लोग हैं, अगेन वही बात की जो गांव के लोग हैं वो जो मेहनत कर रहे हैं सनलाइट में बैठ के, तो उनकी हड्डी मजबूत है। जो घर में लाइफ उनकी लंबी रहती है, जो शहरों में रह रहे हैं वो सनलाइट का, क्योंकि कोरोना काल जो है एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया कि गांव के लोग कम उनकी मृत्यु हुई, शहर के लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई, क्योंकि उनकी हड्डी मजबूत थी सर। जी। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि हड्डी एक जीवित चीज है, हमें उसे मजबूत करना है तो उस पर लोड देना होगा। सर एक सवाल और, क्या गाजियाबाद में मतलब केंद्र या राज्य सरकार को सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए? प्राइवेट तो बहुत है। मुझे लगता है कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद और इधर के क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। जी। जैसे नोएडा में एक बना हुआ है, पर उसका भी अभी उतना पेशेंट वो नहीं है कि मतलब जो इधर वाला एरिया है हमारा गाजियाबाद और इससे जो लगता हुआ मेरठ से जो आ रहा है, हापुड़ से जो आ रहा है या बुलंदशहर से कोई आ रहा है, तो इधर के आसपास के एरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए सरकारी, ताकि जो गरीब से गरीब इंसान है उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल पाए, वो ऑपरेशन करा पाए, अपनी दवा ले पाए, जो सारी चीज़ उसकी हो पाए। और सर जो निम्न और मध्यम मतलब जो आय वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई भी कर सकें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग मेडिकल का पढ़ाई करना मुझे पता है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपके माध्यम से लोगों से ये पहुंचाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने आयुष्मान योजना जो चालू करी है वो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा वरदान है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपना आयुष्मान कार्ड तो बनवा ही लें, ताकि आपको कहीं भी जरूरत पड़े आपके पास एक ऑप्शन तो हो। यस। आपके पास कोई ऑप्शन ना हो उससे बेटर कि एक ऑप्शन तो हो। तो ये सरकार का अच्छा प्रयास है ना? सरकार का प्रयास है और ये फ्री है, इसमें कोई आपका कुछ वो नहीं लगना है। आपको अपने जो आपके जो गांव जिले में जो भी गांव प्रधान है या कुछ जिले में आप अपने जो जैसे एमएमजी है यहाँ गाजियाबाद में, यहाँ पे संपर्क करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि आप अपना इलाज करा सकें। तो सर वो आयुष्मान कार्ड में जो ये हड्डी का जितने भी ऑपरेशन हैं सम्मिलित है? जी सम्मिलित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या। बस सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, अस्पताल हैं, वो भी उसके ज़्यादा जुड़ जाएं तो एक लोग और बल बढ़ जाएगा। बिल्कुल राइट सर। सर एक लास्ट सवाल है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है सर? मुझे उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावी लगता है। वे काफ़ी मतलब कि मेहनती इंसान हैं और 24 घंटे मैं उनको देखता हूं तो कोई ना कोई मीटिंग कर रहे हैं, अपने देश को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। जी। अभी पहले एक लक्षद्वीप का भी एक वीडियो आया था, अब आज इस समय वो द्वारकाधीश में आसपास में कहीं पे कर रहे हैं। जी। मुझे एक चीज़ देख करके लगती है कि ऐसा मेहनती प्रधानमंत्री पहले कभी क्यों नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? तो मेरे ख्याल से 24 में भी आना उनका सुनिश्चित ही है। डेफिनेटली।
और सर एक लास्ट, हम जहाँ क्लिनिक है, जिस उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं, इसका इतिहास अगर देखा जाए तो एक डरा हुआ माहौल रहता था। जी। तो अब क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का अच्छा है? योगी जी की कार्यशैली अब कैसी? आज की डेट में काफी बेटर हो चुका है पहले से। पहले लोग जो है, अब ये तो गाजियाबाद अब जो है नया नोएडा भी नया बना है एक शहर, वहाँ 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे जी, नहीं निकलते थे। वहाँ पे लूटपाट कोई पकड़ ले। यस, ग्रेटर नोएडा बहुत ही बेकार था, बहुत ही फेमस था इस सब चीजों के यस लिए। यस। तो गाजियाबाद में भी एक समय था, 90 के दशक में ये वाला समय था, जो कि नोएडा में भी अभी 2000 के बाद तक अभी तक चल रहा था। लेकिन जब से योगी जी आए तब से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफी बेटर हुई है। पहले जैसे अब कोई क्राइम्स या कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता। लोग काफी सुरक्षित हैं, अपने काम कर रहे हैं सब लोग, और अपनी मेहनत करके अपना रोजगार कर रहे हैं। और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत हुआ है, पहले से डेफिनेटली मजबूत हुआ है। हाँ। डॉक्टर अविनाश सिंघल जी, बहुत सारे सवालात हैं, आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगले मीटिंग में हम और कुछ मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर किसी विषय में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।